नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से और उत्तरपाड़ा से, और मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र पुंडीर जी की, जो कि हमको पकड़ में नहीं आ रहे थे लेकिन फाइनली आ गए और इस समय अलीपुर जेल में बैठे हुए हैं। अब ये मत पूछिएगा कि अंदर है या बाहर है। और हमारे पिनाकी गंगोपाध्याय जी, जो आप इनके जो है वो साइंस एंड रियलिटी पे बड़ा अच्छा शोध है, पुस्तक भी है, और जो जयपुर डायलॉग्स में आपने देखा होगा इनका उषा एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था। और अभी पिनाकी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट में भी थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ये धीरेन्द्र जी को आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो धीरेन्द्र जी, आप लगभग 10 दिनों से घूम रहे हैं बंगाल में, तो आपका जरा थोड़ा सा एक विहंगम टिप्पणी जो है वो जरा दीजिए कि पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार भी आपने काफी कवरेज किया था, रैलीज का ज्यादा किया था। इस बार रैलीज पे कम फोकस है और लोगों पे ज्यादा फोकस है। तो पिछली बार हमारी सबकी, मेरी भी आपकी भी, सभी की जो भविष्यवाणी थी वो गलत हो गई थी। तो इस बार क्या अंतर लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार संजय जी, तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। और बहुत ही दिलचस्प जगह पर मैं बैठा हूँ, ऐतिहासिक जगह अलीपुर जेल, जो एक म्यूजियम में बदल चुकी है। मेरी आवाज आ रही है दर्शकों को? जी हाँ, जी हाँ, जी आपको हाँ। आवाज आ रही है जी? तो मैं अगर पिछले इस 2021 के चुनाव को हम 2026 से जोड़कर देखें, तो बीजेपी को डाटा से देखते हैं और लोगों के अंदर देखते हैं, दोनों चीजें। जब मैं आया, क्योंकि गुवाहाटी से सीधा आया और उससे पहले 10 दिन में रह के गया, तो मुझे लगा उन 10 दिन के बाद ये जो अब के 10 दिन है, यानी होली से पहले 10 दिन में यही था बंगाल में, और उसके बाद मैं सीधा गुवाहाटी से यहाँ आया। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे पूरा बंगाल, जो उस समय बिल्कुल एकदम साइलेंस के जोन में था, वो अब धीरे धीरे निकल रहा है। वो कैसे है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जब रैलियों की भीड़ को आंकते हैं, तो पिछली बार से और ज्यादा उत्साहित भीड़ दिख रही है, जबकि स्ट्रेटजी पूरी अलग है। हमने ये देखा कि पिछले उस समय तक जब मैं देख रहा था, मैंने शायद हम लोग चर्चा भी किए थे कि उस समय तक लोग जो हैं बहुत ज्यादा सड़कों पर नहीं थे, बहुत ज्यादा उनकी बातचीत नहीं थी, और वो खामोशी एक अख्तियार किए हुए थे। लेकिन आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज 2021 और अब में है कि वो डर से निकल चुके हैं। ये जो मतलब, ये शहरों की बात कर रहा हूँ, और शहरों की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, इस बार मैंने ज्यादा समय यहाँ इसलिए दिया है कि पूरे देश में जब हम बात करते हैं कि बीजेपी को, तो बीजेपी पूरे देश में शहरों की पार्टी कहलाती है, जिसने बाद में गांव में इनरोल किया। यहाँ बंगाल में बीजेपी गांव की पार्टी है, जिसने शहर में अब इनरोल किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा क्या है कि बंगाल में देश से कई चीजें अलग, मुझे पूरे इलेक्शंस को अगर हम गौर करते हैं, और दर्शकों के लिए बड़ा दिलचस्प ये होगा कि यहाँ बंगाल के अंदर बीजेपी को जो नाम सुद्राज हैं और तमाम लोग हैं, प्लस जो बाहर जो लोग बांग्लादेश से चाहे हिंदू आए हुए हों, या जो हम लोगों के यहाँ जिनको ओबीसी स्ट्रक्चर में रखा जाता है, मतलब सोशल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल स्ट्रक्चर की, वो लोग बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड सपोर्टर हैं। और जो अपर कास्ट है प्लस मुस्लिम से, वो एक साथ वोट करता है, जो बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता। तो ये तो बहुत ही कंट्राडिक्शन हमको दिखते थे। जो इस बार चेंज दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि इस बार कोलकाता में, जैसे मैं बेहाला में था, बेहाला में लोग बात कर रहे हैं ओपनली, इस बात की बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इंदिरा नील के साथ शुरू किया, और फिर बाद में जब उसका वो जुलूस आगे निकल गया, मैं उसके पीछे रुक गया, ताकि जिन लोगों ने उसके सामने हाथ जोड़े थे उसके बाद वो क्या कहते हैं। तो जैसे शुरू किया, तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने बिना किसी हिचक के कहा कि नहीं, हम बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बल्कि अभी जब मैं आप तक यहाँ इस कैफे तक आया बैठने के लिए कि आपके साथ चर्चा करेंगे, तब मैं भवानीपुर से, और इस बार मैंने अलग किया, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा रैलियां की थी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ की, ऑटो से लेके, मेट्रो से लेके, और जो उबर की टैक्सीज हैं उनके साथ ट्रेवल, मतलब कोई ट्रेवल एक टैक्सी वाले के साथ नहीं कि जो बायस्ड है वो सब है, हर आदमी अलग तरीके से बात कर रहा है। लेकिन आप ये समझ के देखिए कि पहले तो शुरुआत में घुसते ही वो
शो करता है कि जैसे वो नहीं, और फिर उसके बाद इतना उत्साहित हो जाता है कि जो अभी लड़का आया सुब्रजीत था उसका नाम, उसने बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा नोटा पहले मैंने, फिर अपने आप ही कहने लगा कि मैंने मेरे ससुर को छोड़ के मेरे घर में सबको कह दिया है कि हमको बीजेपी को वोट डालना है जाके। सुब्रजीत विश्वास करके लड़का था, तो तो मैंने कहा ससुर को भाई क्यों ऐसा। छोड़ दिया? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, मैंने यही सवाल जो आपने किया ये किया। तो उसने कहा कि मेरा ससुर वाम का है, अभी वो राम का नहीं हुआ है, उसको 1 करोड़ भी देंगे तो नहीं होगा। तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है, ये मेरी बात से शायद अपने गंगोपाध्याय जी भी बात करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि शहरों के अंदर बीजेपी पहली बार इस तरह दिख रही है। हालांकि झंडे अभी भी उनके जो आज लगते हैं वो अगले दिन नहीं होते हैं, ये बहुत सारे हिस्सों में है। और मैंने कुछ जगह शूट की हुई है कि जिन पे झंडे लगाते हुए मैंने देखा, और फिर मैं उसको अगले दिन डेट वाइज शूट करूंगा ताकि हम लोग जयपुर डायलॉग के दर्शकों को भी दिखा सके, क्योंकि विजुअल्स इतना सारा है, आप भी चला सकते हैं उसको। वो हम लोगों का सारे राष्ट्रवादी चैनलों का है, तो जो सबकी थाती है उसको चलाना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है। आप ये सोचिए कि जो झंडा आज लगा रहे हैं वो कल नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग नहीं डर रहे हैं अभी भी। बिल्कुल एकदम जस्ट सामने टीएमसी के झंडों से पटी हुई गली में हमने सिर्फ एक महिला से बात की, तो वो कई सारी, तो पहले तो वो थोड़ा सा हिचकी, लेकिन फिर धीरे से कहने लगी कि बदलाव तो होगा, बदलाव तो होगा। ये जस्ट सामने वाली और भवानीपुर की बात है। तो अगर हम भवानीपुर से समझे संजय जी, तो भवानीपुर में दोबारा नंदीग्राम होगा, ये नारे हैं लोगों के अंदर। आपको ये नारा कांग्रेस बीजेपी का कोई आदमी लगाता नहीं दिख रहा, मैंने नहीं सुना। हम्म। लेकिन हम्म। जो एक दो लोगों ने तुरंत कहा कि सब नंदीग्राम दोहराएंगे, तो मैंने कहा यार ये क्या बात है। तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार, हम्म। और दूसरा इसमें एक हमको ये भी देखना चाहिए कि पिछली बार जो पार्टी आई थी वो उत्साह के अतिरेक में बहती हुई दिख रही। बीजेपी को जैसे ही वो घुसी, तो बीजेपी के साथ जितने रिपोर्टर्स बंद, हम लोगों के लिए चुनाव जो है पहली बार इंटरेस्टिंग 2021 में ऐसा लगा था, क्योंकि 2019 के चुनाव को भी मैंने कवर किया, 2014 के चुनाव को भी कवर किया, और 2021 के चुनाव को भी कवर किया। 2011 का चुनाव का हम लोगों ने वो बदलाव देखा था, लेकिन तब मैं आज तक में हुआ करता था, तो 2-4 दिन के लिए स्टिंग ऑपरेशन के लिए आया था। लेकिन बाकी चुनाव तो मैंने पॉलिटिकली सब कवर किए। आप इस बार ये देखेंगे कि हाँ, जो क्लब हैं जितने जिनके अंदर टीएमसी है, उनके अंदर भी आपको एक टूटन दिख रही है। हालांकि अभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को आदत है, चल हंस रहा था मैं, क्योंकि एक जगह में 1-1.5 घंटे तक खड़ा रहा, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो उसने कहा क्या होगा, कहने लगे साहब यहाँ बीजेपी का जुलूस निकलेगा। तो हमारी आदत वो रिपोर्टर वाली अभी गई तो है नहीं, पहले यूट्यूबर्स को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आदत है, फील्ड में है। तो मैंने कहा यार मुझे कैंडिडेट से मिलना है, तो उसने कहा सर आ जाएगा बस आधे घंटे। अब मैंने देखा आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मेरा टाइम दूसरी जगह जाने का भी खराब हो रहा, तो मैंने कहा चलो यार इसी का कर लेंगे। अब 1.5 घंटे बाद तो मैंने उस आदमी से पूछा जिसने मुझे कहा था, वो मेन उसका आयोजक था, कि भाई ये तुमने ये क्यों किया। तो उसने कहा साहब ऐसा है, आसमान से तो टपक के कार्यकर्ता आएंगे नहीं। तो मैं समझा नहीं। उसने कहा कि भाई वो कार्यकर्ता पहले सीपीएम का हुआ करता था, वही कार्यकर्ता अब टीएमसी का हो गया, और वही करता कार्यकर्ता अब टूट के हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उनको जो पैसे लेने की आदत थी, जो पहले सीपीएम में काडर की आदत थी, नौकरियां लेने की आदत थी, यहाँ फिर वो जब कांग्रेस में आए, वो तृणमूल में आए, उनको पैसे लेने की आदत हो गई। अब हमारी में आ रहे हैं, हम पैसे अभी दे नहीं पा रहे हैं, धीरे जो भी होगा वो अंडर होगा। लेकिन इसीलिए हमको अभी कार्यकर्ताओं को इस अनुशासन में ढलने में टाइम लग रहा है। तो मेरा उसका मतलब नहीं कि पैसे वाला, मैं उसकी इस लाइन को पकड़ रहा था संजय जी, कि अभी उन कार्यकर्ताओं को बीजेपी के अभी एक कोऑर्डिनेट वे में आना है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक चेहरे की जंग में वापस पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा, जिस पर हमको 2021 में मुझे लग रहा था कि किस तरह सरकार ने ये किया, अब कुछ नहीं होगा और बीजेपी यहाँ से बर्बाद हो जाएगी। सब लोग सारे जो भी यहाँ से निकले थे, क्योंकि दिल्ली से प्री बायस्ड हम आए थे और वापस भी लौटे तो दिल्ली बायस के साथ ही लौटे थे। हम ये भूल गए कि बंगाल के आदमी को ये मालूम है कि उसको, याद है आपको डायलॉग था कि गब्बर के ताप से एक ही बचा सकता है, वो है गब्बर। तो अगर बंगाल के वो बदलाव को कोई ला सकता है तो वो है बंगाल के लोग, और ये बंगाल के लोगों को मालूम है कि अगर ये बदलाव आ सकता है तो ना मोदी ला सकते हैं, ना सीआरपीएफ ला सकती है, ना चुनाव आयोग ला सकता है, वो बंगाल के लोगों की उंगली लाएगी। तो वो इस बात को मैंने देखा कि उनके अंदर अभी ये वाला कहानी थी, याद होगा जब हम लोगों ने पिछली बार बैठे थे लास्ट टाइम, तो हमने कहा था कि वहाँ एक ही नैरेटिव चल रहा है संजय जी, कि सेंट्रल बीजेपी नहीं चाहती है, ममता और मोदी एक है, ये नारा है। जानते हैं अब हम्म। लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यार वो एक हो दो हो हमसे कोई लेना देना नहीं, हमको वोट करना है।
तो ये डर के ऊपर आगे जाने वाली कहानी है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर प्रतीक जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, अगर उस पार्टी में उसी में है, तो वो लोगों को भी अब ये लग रहा है कि वो 150 को क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं उनकी सीट समझने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे नहीं जैसे रिक्शा वाला कह देता है कि नहीं 200 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। मैं उनसे सीट पे डिस्कस कर रहा था, तो वो बाकायदा उनके पास नोट्स हैं, उनके पास नोटिंग है। और एसआईआर ने वाकई ही एक बड़ा काम तो कर दिया है। देखिए चुनाव के बाद संजय जी कोई आए, वो हम लोग 4 तारीख को देखेंगे कि 4 तारीख के बाद जब हम इस समय बैठे हुए होंगे, तो अब तक ये सब तय हो चुका होगा कारण क्या वो क्या। लेकिन एसआईआर ने आज की डेट में आप ये समझिए कि एक तो बीजेपी अभी भी एक चीज में कम है, माफ करना बीच में अवान्तर आ जाएगा। वो ये है कि अभी तक वो नैरेटिव काट पाने में बीजेपी पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि वो पीछे है। बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर आगे हैं बीजेपी से, क्योंकि अभी तक वो ये नैरेटिव काट पाने में नाकाम है कि 63 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं वो भाई मरने वाले परमानेंटली माइग्रेटर वो सब है। उनका तो उनका होना ही अपमान था इस देश के लोकतंत्र का, उनका अपमान था इस देश का। और जो 27 लाख कटे हैं, तो नाम तो सिर्फ 27 लाख पर होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो सब जगह यही चल रहा है, और बीजेपी उसको कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि काउंटर कर पाई है। तो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी एक ऐसी लड़ाई पर है जिसको वो जीत सकती है अगले 8 दिन तक। जो पहला फेज है, पहला फेज होता है कि आप लोगों के अंदर का डर कम होता है, तो वो फेज दिख रहा है। कार्यकर्ता मोटिवेटेड होना चाहिए, वो दिख रहा है। अब जो लड़ाई होती है कि वो वोट देने जा पाएगा कि नहीं, वो सबसे बड़ी चीज होगी। और उसके बाद जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग में उसकी पार्टी के लोग वहां, उसके कार्यकर्ता, देखिए वहां वोटर का कम नहीं रह जाता संजय जी, जब अंदर काउंटिंग के टेबल पे बैठे हैं उस समय जो लोग हैं उनके अंदर अगर लड़के मतलब ब्लड बहते हुए टीएमसी के बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर ये भरोसा है कि उसका सर फटा है लेकिन वो वहां डटा हुआ है, तो फिर बीजेपी जीत सकती है। बस ये कहानी। जी पिनाकी जी, तो अब मैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगा। अच्छा। और खास तौर से विशेष तौर से यही जो मेरा प्रश्न था धीरेन्द्र जी को, कि पिछली बार में और इस बार में क्या विशेष अंतर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप उत्तरपाड़ा शायद हुगली में आता है ना? हाँ जी। हाँ, तो पिछली बार हुगली में 2019 में सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और 2021 में 18 में से केवल 2 सीटें आई थी। और तो 2019 से 2021 में क्या हुआ, और 2021 से 2026 में क्या अंतर है? हाँ संजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मेरा आवाज आ रहा है ना? और आप बिल्कुल बिल्कुल, और आप जयपुर डायलॉग्स की टी शर्ट पहने हुए हैं, वो देख के भी अच्छा लग रहा है। वो तो मेरा महाकुंभ है, तो पहनना ही चाहिए मेरे को। जो बात मैं कर रहा था 21 में जो हुआ, 21 में इससे भी ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग मोदी जी का वेव था, उस क्योंकि वो 19 के रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव्स आए हुए थे। बट उस टाइम में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, जो हम लोगों ने भर भर के टीएमसी के आए हुए लोगों को 2 दिन पहले ज्वाइन करने के बाद टिकट दे दिया, वो काफ़ी नाराज़गी पार्टी के वर्कर्स में पैदा कर दिया। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो कैंडिडेट की वजह से हम लोग लास्ट इलेक्शन का फल और अच्छा हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। इस बार काफ़ी सारे ड्यू डिलिजेंस हुआ है in terms of candidate selections and all. So I would say it's a fairly 70 to 80% good candidates have been fielded by the party in all the places. But so that is one change from a party direction that I have seen. दूसरी बात जो है कि पार्टी का इस बार का लास्ट टाइम का इलेक्शन ना हम लोग बहुत हल्के में लिए थे। बीजेपी ने वो सोचा था कि 18 सीट आ गए तो उसका 18 का अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे हर एमपी सीट का असेंबली में, तो वो तो आ ही जाएगा हमारे पास, नंबर 150 के ऊपर नंबर आ जाएगा। तो वो हुआ नहीं, ट्रांसलेट हुआ नहीं। बट इस बार के इलेक्शन का मिजाज थोड़ा अलग है। इधर इस बार इलेक्शन जो खेल रहा है, मतलब जो हो रहा है बेसिकली ये बिट्रेयल पे हो रहा है।
क्योंकि टीएमसी ने हिंदू वोटर्स का बिट्रे किया, मुस्लिम लोगों का तोषण करके, मुस्लिम लोगों को बिट्रे किया, उसको उसका वोट बैंक के हिसाब से करके, कोई उसका डेवलपमेंट नहीं करके, वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का बिट्रेयल किया, वो वुमेन लोगों का सबका बिट्रेयल किया विद फॉर सेफ्टी रीजन. सो होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम फील्स देयर इज अ बिट्रेयल. और ये बिट्रेयल कोई ममता से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. और इतना दिनों से और एक के बाद उसके ऊपर एक के बाद एक करप्शन केसेस आ रहा है, और मैग्नीट्यूड, ह्यूज मैग्नीट्यूड. और ममता जी का जो इनडिसिप्लिन आई वुड से, और जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है, वो तू मैं पे आ जाता है मोदी जी के साथ या अमित शाह के साथ या प्रेसिडेंट के साथ. तो दैट पीपल आर नॉट टेकिंग इन अ गुड वे. और इनका पास आप लोग अभी, आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग, ये लोग का ना इस बार प्रचार बहुत कम है. एक बार वो SIR का मुद्दा जब सेटल हो गया, व्हेन दे फाउंड कि और उसमें कुछ ज़्यादा नॉइज नहीं क्रिएट कर सकता, ये लोग पूरा अभी कोई उसका मूवमेंट नहीं है, कोई मेजर एजेंडा नहीं है इनके पास, ना डेवलपमेंट के ऊपर बोलने का स्कोप है, ना वो कुछ बीजेपी के करप्शन या अपने बारे में कुछ बोल पा रहा है. तो ये लोग अभी दे आर लैकिंग एजेंडा टू टॉक. ये इनका मेजर प्रॉब्लम हो रहा है. और तीसरी बात जो है, ये जो ममता जी ने जो धरने पे बैठा था SIR के लिए, उसके बाद जब देखा कि कोई भी उसका पूरा सीट के बाद सीट खाली, मतलब चेयर सब खाली है, तो उनका मनोबल भी टूट गया. वो लोग कैंपेन मुंह में तो बोल रहा है कि हम जीतेंगे 300 पार, 200 250 पार करेंगे, बट उनको भी पता है कि इस बार नहीं होगा. सो दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इट. इस बार इलेक्शंस कुछ वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स पे हो रहा है, लिस्ट के ऊपर. एक तो लिस्ट ऑफ करप्शंस, पीपल के दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ. लिस्ट ऑफ करप्शन और लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, जो हमारे सेंट्रल बेनिफिशियरीज है. देयर इज़ अ ह्यूज सेक्शन ऑफ पीपल जो जिनके पास हम लोग जा रहे हैं, और एक मुहिम भी चलाया था हमारे पार्टी से कि हम लोग लाभार्थी को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उनके बारे में बात करेंगे. सो वो लोग को आज तक हर चीज़ का रीब्रांड करके सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बोल के चला रहा था. तो ये सब हम लोगों ने काफ़ी क्लियर मैसेजिंग नॉर्मल जो लाभार्थी वोटर्स हैं उनके पास लेके जा सके. सो दैट्स गोइंग टू गिव देम एन आइडिया कि बीजेपी इनके लिए एक्चुअली क्या कर पा रहा है, करेगा. बट एक चीज़ ज़रूर है, टीएमसी का जो वोटर है वो एक तो है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ कट मनी एंड ऑल, उसको आप तोड़ नहीं सकते. दे आर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस करप्ट सिस्टम. So they will continue to vote for TMC, and that number is not less. Downward trickle होते होते ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है. TMC का जो वोटिंग होता है वो मोस्टली इमोशनल होता है. हमारा घर का बेटी, हमारा घर का को जिताना है एंड ऑल दैट स्टफ गोज ऑन. और बीजेपी का जो है वो माइंड में चलता है कि साइकोलॉजी बेस्ड है. तो अभी क्या सिचुएशन हुआ है, अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से बोलूं कि आपके सामने एक सड़ा हुआ आम पेड़ में झूल रहा है, ठीक है, तो आप जानते हो वो सड़ा हुआ आम है, और एक अच्छा पका हुआ आम जो है वो थोड़ा सा ऊपर में है. सो आप क्या करते हो कि वो सड़ा हुआ आम है, चलो इसको ही निकाल, हाथ के अंदर विद इन आवर रीच, तो उसको निकाल के इसी से थोड़ा और एक बार एक टर्म और इससे देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो इससे ही चला लेते हैं. क्योंकि बंगालीज आर बाय नेचर लेस रिस्क टेकिंग पीपल. वो एक तरफ से, इसीलिए बंगाल में CPM भी 34 इयर्स तक रूल करता रहा. पीपल का बहुत ज़्यादा एंगर था CPM के ऊपर, बट कुछ कर नहीं पाया बिकॉज दे डोंट वांट टू कम आउट एंड स्टैंड, बी रिस्क फ्री. वैसा एटीट्यूड नहीं है इन लोगों का, हम लोगों का, सॉरी इन लोगों का नहीं, हम लोगों का.
So we are risk averse people. तो अभी ये जो सिचुएशन है, जो हम लोग हाथ में आया हुआ सड़ा हुआ आम टीएमसी है तो वही ले लेंगे। हाँ, बाद में वेट करके अच्छे आम का वेट करना, उसके लिए वेट नहीं करना चाहते। तो अभी जो मिल रहा है उसी से खुश होना चाहते हैं। और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इधर पे आपका सीपीएम और कांग्रेस, इधर एक इंडिक जोट जो है दैट इज ऑलरेडी इन प्ले। कोई बोल नहीं रहा है ओपनली, बट एक भी भाषण में आप नहीं सुनोगे कि तृणमूल सीपीएम को गाली दे रहा है या कांग्रेस को गाली दे रहा है। Because not because they don't matter in this election, they matter because इस हर कांग्रेस और सीपीएम दोनों के पास ही मुस्लिम वोट स्प्लिट करने का क्षमता है, बिसाइड द हुमायूं कबीर फैक्टर एंड आईएसएफ फैक्टर एंड ऑल ऑफ दैट। बट ये लोग एक मतलब अघोषित एक पैक्ट इंडिक जोट इधर चल रहा है और बीजेपी इज फाइटिंग हियर अलोन इन दैट सेंस। सो इनका कैंडिडेट सिलेक्शन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बाकी दो कांग्रेस टीएमसी का या टीएमसी सीपीएम का कैंडिडेट वीक है, बिकॉज दैट्स द गेम दे आर प्लेइंग ऑल अलोंग। हम लोग इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा एक्शन ले पाएंगे, बिकॉज और हर एक सीट इधर पे एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द सीट will be won in less than 5 to 10,000 vote margin. बहुत closely contested रहेगा। 60% of the seats will happen in that way. Leaving aside means I'm saying mostly in the North 24 means the Calcutta and its suburban areas. बाकी नॉर्थ बंगाल में शायद हम लोगों का ज़्यादा मार्जिन में जीतेंगे। और इधर का ये जो वोट है ये मिडिल मैन के वर्सेस मेरिट का वोट है। हम लोग मिडिल मैन कितना दिन जीना, मतलब मिडिल मैन को कितना दिन रखना चाहते हैं हमारा जिंदगी में, या मेरिट को लौटा के लाना चाहते हैं। ये वोट है आपका सिंडिकेट वर्सेस सेफ्टी का। हम लोग ये सिंडिकेट राज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये वोट है आपका भाता राज चलेगा, ये डोल राज, ये हैंडआउट्स चलेगा, या रियल नौकरी काम का भी कोई इंतजाम होगा। तो ये सब बातों में वोट होगा। अब हम वापस चलेंगे धीरेन जी के पास में। धीरेन जी, ये बात चूंकि आप जिसको कहते हैं हार्ड नोज्ड इलेक्शन एनालिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछूंगा। और वो पहला टफ क्वेश्चन ये है कि ये सारी बात तो चल रही है और आप देख रहे हैं कि साहब की भय भी कम है और ईसीआई भी जो है वो बाकायदा टीएमसी को ट्रॉल कर रहा है ट्वीट कर करके और कह रहा है, चुनौती दे रहा है कि साहब हम आपकी वायलेंस नहीं होने देंगे और इंटिमिडेशन नहीं होने देंगे, इंड्यूसमेंट नहीं होने देंगे, नो छापा, नो बूथ जैमिंग, नो सोर्स जैमिंग। ये तो बल्कि डीईओ साउथ कोलकाता ने तो कल और भी तगड़ा एक ट्वीट या फेसबुक पे करके और उसमें जो है वो गाना भी लगा दिया साथ में। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बात है वो ये है कि 5 जिले ऐसे थे अमाउंटिंग को आई थिंक ऑलमोस्ट 78 to 80 सीट्स, जहां पे बीजेपी वॉज जीरो, मतलब जीरो। हावड़ा कोलकाता, साउथ 24 परगना, हावड़ा तो हो गया, हावड़ा कोलकाता और साउथ 24 परगना और क्या था, एक पूर्वी बर्धमान और झारग्राम। वेरी सरप्राइजिंग। इन 5 जिलों में बीजेपी वॉज जीरो और ये इनमें सीटें बनती हैं जाके कि 16 और 31 हो गया 47 और 11 हो गया 58 और फिर आपका पूर्वी बर्धमान 16 है
58, 16, 74 और झारग्राम 4, 78। तो ये 5 जिलों में 78 में 0, और जो ग्रेटर कोलकाता है जिसमें उत्तर 24 परगना भी आ जाता है, उसमें टोटल इनकी सीट्स थी 109 में 9 और तृणमूल वाज 99। तो वो कहीं से भी कैलकुलेशन कर ले, तो अगर बीजेपी को जीतना है तो ये जो 78 सीट्स है इसमें कम से कम 30-35 तो लानी पड़ेंगी, एक चीज। दूसरी चीज कि जो उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, खासतौर से पिछली बार तो पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर जो था उसमें भी सीटें बहुत कम आई, यानी कि 16 सीटें हैं पूर्व मेदिनीपुर में, उसमें भी बीजेपी 7 सीट ही जीती, 9 सीट जो है वो तृणमूल जीती, और पश्चिम मेदिनीपुर में 15 में से तो केवल 2 सीट जीती। इनको बीजेपी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और फिर जो आपका जंगल महल है उसमें झारग्राम में तो 0 नहीं चल सकता, वहां तो इनको उल्टा 4 इनके पास होनी चाहिए। इसी तरह से पुरुलिया बांकुड़ा में सीटें तो मेजॉरिटी में थी बीजेपी की, लेकिन स्वीप नहीं था पिछली बार भी। फिर नॉर्थ में तो चलिए बढ़िया था, और इस बार शायद नदिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस ही थी, लेकिन इस बार मेजॉरिटी सीट्स ले जा सकती है। तो अब इस पे आप क्या देखते हैं जी धीरेन्द्र जी? देखिए सर, दो बातें तो साफ है कि एक तो इनको नॉर्थ बंगाल में स्वीप करना पड़ेगा अगर जीत के नॉर्थ लिए बंगाल इनको में जाना सीटें तो केवल 54 है। हाँ, मतलब वो तो मैं नहीं, अगर हम फर्स्ट फेज, नहीं मैं कह रहा फर्स्ट फेज को आपको देखना होगा, क्योंकि इनकी जो पूरी लड़ाई है वो फर्स्ट फेज में इनको बहुत ताकत के साथ आना पड़ेगा। बीजेपी की जो, अगर हम लोग जीत की बात कर रहे हैं, वो उसको 147 का जो मार्क है, 148 जो उसको जो जादुई मार्क है, वो अगर पूरा करना है तो वो तो आपको छूना पड़ेगा, वो वहां सबसे पहले। और ये उनकी उम्मीद भी है। देखिए फर्स्ट फेज से उनको बहुत उम्मीद है बीजेपी को। फर्स्ट फेज से अगर आप देखेंगे, वो अब ये होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, क्योंकि जब आप हार्ड रियलिटीज पे आते हैं तब हम लोग सीट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब स्वीपिंग आता है या जब कोई एक मास पूरा मूवमेंट की तरह वोट करने लोग निकलते हैं, और वो तब निकलते हैं जब वो सरकार को बदलने जाते हैं, तब वो इन सारे डाटा को ओवरलैप करते हैं सब आम को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंगाल का उदाहरण देते हुए कह रहा हूँ कि बंगाल में जब 2006 का अगर हम लोग रिकॉर्ड की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग 235 सीटें, शायद 235 सीटें जहां तक मुझे याद आ रहा है, वाम मोर्चे के पास थी। 235 सीटें 77 से लेके शायद वाम मोर्चे ने पहली बार जीती थी, 2006 में जीती थी। लेकिन 2011 में जब लोगों ने पलटा, उसी को 60 पे लाके रख दिया। तो वो, और जब हम, मुझे याद है 2011 में कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था, कोई भी जो बाहर के लोग हैं वो बैठ के ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बंगाल अभी खुला हुआ है, जब आप थोड़ा बहुत हम लोग एसेस भी कर पा रहे हैं, तब तो बंगाल को सेंस करना और भी मुश्किल हुआ करता था, भले ही सिंगूर हो चुका हो, भले ही नंदीग्राम हो चुका हो। उस समय लोगों ने जब बदलाव किया था, तो वो आप ओवरऑल देखेंगे। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये बात हम लोग कोलकाता में, मैं सोच नहीं पा रहा था पिछली बार कि कोलकाता में क्या हो सकता है, क्या कोलकाता में लोग इस तरह से, हालांकि वोट के लिए बात कर रहे थे, लेकिन वोट देने जाना, डर को पीछे करना, या हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मैंने, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमको वही लोग टकराए और लोग कह सकते हैं, लेकिन हम एट इसी तरह से लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट्स चलाई हैं, उन सब में मैंने सिर्फ एक तो आपको बात करते हुए दो ही तरीके हैं, या तो आप जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, क्योंकि उनके पार्टी के उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं तो आप शूट करते हैं, या फिर आप टीएमसी के उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ शूट करते हैं। और तीसरा होता है कि जब आप सड़क पे चलते हुए लोगों से अटेंडम पूछते हैं, क्योंकि वो ना आपको उनका बेस पता, ना पीछे कहाँ है। हमने ज्यादातर ऐसे इंटरव्यूज में देखा है कि लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो पिछले डाटा से बिल्कुल मैच नहीं खाता, क्योंकि कोलकाता में तो 0 ही है भाई, वो तो उस हिसाब से 0 है। लेकिन मैं ये इस बात को 2000 इसी राज्य के पुराने स्टेटमेंट को देख के मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज होगा। और दूसरा, लड़ाई जो है, अगर चाहे जैसे आप भवानीपुर पे ही हम लोग जाते हैं, डाटा पे अगर आप बात करेंगे, भवानीपुर में तो आप 24,000 से जीते थे, 28,000 से, जो उससे पहले जो उम्मीदवार थे टीएमसी के। और उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो वो चुनाव कब हुआ,
वो उपचुनाव हुआ तब जब वो मुख्यमंत्री हो चुकी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में देखा, ऐसे एक दो ही मौके आए जब उपचुनाव कोई मुख्यमंत्री हारा हो, तो वो नहीं हो सकता था। बहुत शानदार जीत हुई, 58,000 वोट से जीती। लेकिन आप ये सोचिए, उसी स्टेट में, उसी जगह पर, उसी जगह 47,000 पहले उसमें कटे, जो नाम कटे, और फिर बाद में 3,000 नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कटे, 3,000 से ज्यादा, और फॉर्म 7 के भी 2,500 या कुछ इतने नाम कटे। तो 51-52,000 की हार थी। और अगर लोकसभा मतलब जो नाम साफ हुए उससे 58,000 की इसमें। और आप ये जानेंगे 2024 में ये लोग, बीजेपी के लोग, वहां सिर्फ 8,000 से पीछे थे, 8,800 कुछ से पीछे थे। तो इसीलिए ये तो मैं नहीं मान सकता कि अगर वो 2024 में, इसको 2024 में हाँ 8,000 से हाँ 2024 की मैं बात कर रहा कि लोकसभा चुनाव में, वो 2024 में जो चुनाव था उसमें वो 8,000 से थे। तो कोई चमत्कार नहीं माना जा सकता, वहां से हार हो भी सकती है। कोई ऐसा, मतलब मैं नहीं मानता इसमें कोई कि बहुत बड़ा हम लोग इसको चमत्कार देखेंगे, क्योंकि वहां जीरो थी अब अचानक बढ़ाई, क्योंकि एसआईआर ने ग्राउंड रेगुलेशन बदल दी। देखिए, एक बड़ी चीज ये है, जो प्रैक्टिकल चीज हम उसको समझते हैं, मैं उसको डाटा में नहीं समझता, क्योंकि जो 200 मीटर का एरिया है, 100 मीटर का एरिया, चूंकि आप तो अच्छे से समझते हैं, आप तो ऑब्जर्वर रहे हैं सब कई जगह पर, आप जानते हैं उसके अंदर वही आदमी घुस सकता है जिसके पास पर्ची होनी चाहिए, यानी वो एग्जिस्ट करना चाहिए उस लिस्ट में। वो ओरिजिनल में एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, ये सवाल ही नहीं है। वो सवाल है कि उस लिस्ट में अगर वो है तो वो आ सकता है, उसके नाम पर भी कोई आ सकता है। आपने हर एक एवरेज में अगर 11% लोग कटते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टेंसीज है। मैं देख रहा था, चूंकि डाटा भी लेके बैठा नहीं हूँ, हम लोग, वो लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा डाटा है। एवरेज 11% है, और ऐसी बहुत सारे बूथ हैं जहां 90% से ऊपर के वोट है, मतलब जहां वोट हुआ है, पोल हुआ है। मैं कह रहा कि एवरेज भी अगर आप मान लेंगे, तो उस पोल में कम से कम 2 या 3% का अंतर ऐसा है, जो या तो छापा करके डाला गया, या जिनमें किसी लोगों के माध्यम से डाला गया। क्योंकि जो लड़ाई है, ये 63 लाख लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं संजय जी। ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 27 लाख लोग तो वो हैं जो अपने कागज लेके कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं, आप हमको ले ना ले वो अलग चीज है। तो ये जो एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये मुझे लगता है कि बंगाल, ये भवानीपुर जैसी सीट भी, आ, आपका नेटवर्क, संजय जी, मेरा नेटवर्क नहीं है आपका? हाँ संजय जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही। अच्छा, बीच में से मैं, तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हम इस समय माहौल देख रहे हैं, जिस समय की चीज है, वो पिछली बार भी आप कह सकते हैं कि हाँ हम लोग वो, लेकिन पिछली बार भी बहुत क्लियर रीजन है, क्योंकि 28% की बढ़ोतरी हुई थी, 28, जबकि वो सिर्फ 4% बढ़ी थी। और हमने उससे पहले उसके बढ़ाव को कवर नहीं किया था टीएमसी के इस तरह से। तो जब आप उस 28% के चेंज को देखते थे, तो आपको एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दिखता है। और उसके बाद से अब तक, जैसे मैं बेहाला सीट का ही आपको उदाहरण देता हूँ, एक ही सीट के साथ, तो आप ये सोचिए कि सिर्फ वो जो 2016 में जिस जिस जगह पर वो 0% वोट के साथ थी, आप जाके देखेंगे उसका वोट वो है, जबकि वहां 11 चुनाव बड़े और छोटे, यानी विधानसभा लोकसभा मिला के टीएमसी लगातार जीती है। वहां वो इस बार, पिछली बार 36% पे थी वोट में, मतलब अंतर था जीत का, लेकिन 36% वोट बीजेपी के पास था, 44% या कुछ वोट उसके पास था, टीएमसी के पास। तो टीएमसी वोट नीचे आए, अगर आप गौर करेंगे, टीएमसी का वोट 2024 में भी नीचे आया, 2021 की जीत में भी नीचे आया, और बीजेपी का वोट ऊपर की तरफ गया। तो अगर हम इस अपवर्ड ट्रेंड को ध्यान में रख रहे, तो फिर ये सारे समीकरण मुझे लगता है टूट जाएंगे, जो हम लोग जिन लोगों को कह रहे हैं कि हाँ सारा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये सारा कुछ परसेप्शन पे आधारित है। और ममता बनर्जी जिस तरह से, मुझे लगता है कि लगातार एक के बाद एक हम लोग उनके स्टैंड बदलते देख रहे हैं। हम उनका, हालांकि उनका एक अच्छा दाव था, मैंने देखा वो दाव, मैं उसको अच्छा कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से उसको बकरा बना के रखा, हुमायूं कबीर को, और मतलब लास्ट मोमेंट पे उसको असली में बकरा बना दिया, वो बड़ा अच्छा मूव था। तो वो बहुत अच्छा मूव चल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज आदमी ये बात कर रहा है कि यार कुछ बड़ा होगा बंगाल में, इससे पहले कुछ होगा। यानी लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि ममता बनर्जी हारने से बचने के लिए कुछ ऐसा कर सकती है। तो ये चीज ये नहीं कि वो क्या करती है या नहीं करती, मैं लोगों के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग हमसे टकराए हैं, वो लोग लगातार जीत की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। और वो इसी शहर की, अलग मैं 24 परगना की सीट पर था, तो वहां कम से कम 8-10 लोगों ने, बाकी 20-30 लोगों ने सीधा कहा टीएमसी जीतेगी, लेकिन वो 8-10 लोग इस बात के लिए मुतमईन थे, कि चुप थे, या उन्होंने कहा बदलाव चाहिए। जबकि हम लोग कभी भी यहाँ बाकी सब राज्यों में आपने देखा होगा, एक ही भीड़ में आपको अलग अलग पार्टी के
कार्यकर्ता बड़े आराम से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आपको एक आदमी भीड़ होगी तो वो एक की भीड़ होगी, नहीं तो दूसरे होंगे तो उसकी ठुकाई हो जाएगी। तो वो मुझे लग रहा है कि यहाँ हम मतलब ये अंतर आपको दिखेगा प्रैक्टिकली। नहीं वो जो तो वो तो देखिए, ये अभी भी जो भी आपने बात कही ना वो जनरल है। मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा था सीट्स के बारे में कि अब आप इतना वहाँ पे 10 दिन पहले निकाल चुके हैं, आप देख रहे हैं, तो ये जो ग्रेटर कोलकाता का जो मामला है, इसमें क्या आपको लगता है कि भाई ये 30 सीटें निकाल पाएगी? मुझे लगता है कि वो अब पहले से तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। और जो अंतर है उनको इस बार बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो वोट है पिछला, उसमें उनको सिर्फ 5 से 7% जोड़ना है, जो मुझे लगता है जुड़ अच्छा, सकता है, क्योंकि एंटी ग्रेटर कोलकाता में हुगली भी है, मैं भूल गया था। हाँ, बता दूं तो एक बात मैं इधर कहना चाहूँगा संजय जी, ये अभया का जो माता जी को वोट में अभी इस बार वो कंटेस्ट कर रही है, उसमें काफ़ी एक अच्छा मैसेज गया है। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका? वो पानीहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पानीहाटी पानीहाटी है, पानीहाटी। हाँ, और उसके बाद उनके ऊपर कुछ दिन पहले अटैक भी हुआ था। हाँ हाँ तो उसमें और भी लोगों का ना वो गुस्सा बढ़ गया है कि एक तो वो इतना ज़्यादा सह चुकी है, उसके बाद शी इज़ ट्राइंग टू फॉरगेट हर ओन पर्सनल लॉस एंड फाइट फॉर अ कॉज, एंड दे उसके बाद उसके ऊपर अटैक हो रहा है, एंड लोग इनफैक्ट उनके मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौच एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड। तो लोग इसको ठीक से नहीं ले रहे। अभी जो है ना भद्रता का जो सीमा रेखा है वो टूट गया है बंगाली लोगों का, तो सहने का जितना सीमा रेखा था वो सह चुका है। तो ये भी एक कारण है इस बार वोट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल आदमी के अंदर में गुस्सा है पहले से। और इस बार आप जो पूछ रहे थे ना, मेरे जितना हम लोग इंटरनली जो बात करते हैं, इस हिसाब से इस बार एटलीस्ट 50 प्लस सीट्स आएगा ये 109 के बीच, 109 50 प्लस आएगा। कैलकाटा में आप रिजल्ट्स देख के आपको आश्चर्य हो जाएगा। मैं संजय जी आपको सीट वाइज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सीटें मैं बता रहा हूँ, पहले में 100 है, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। चलिए अब आप पूछ रहे हैं 103 है, पहले उसमें 103 एग्जैक्ट डाटा बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद से, मतलब ये नहीं कह रहा कि वो आ गई है, लेकिन जो उन्होंने बाकायदा सारे समीकरण लिखे हुए हैं। मैं चूंकि मैंने गुजरात चुनाव भी देखा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात चुनाव में भी जब मैं जो एक एजेंसी जो करती थी उसकी विश्वसनीयता गुजरात चुनाव में तो मैंने बहुत अच्छे से देखी थी। वो मुझे लगता है कि उसका मैं जब देख रहा था डाटा, तो उन्होंने पहले फेज में 103 और बाद के फेज में उन्होंने 52 कहा है। मतलब इस वाले में जो बात की सीट है वो उसमें उन्होंने 59-43 के करीब कहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो पिनाकी जी कह रहे हैं वो आपको मतलब हो सकता है कि ये बहुत आपको लगेगा, लेकिन इस नहीं, समय जब हम लोग चुनाव इसलिए नहीं, क्योंकि पिनाकी जी कह रहे हैं ग्रेटर कोलकाता में 50, तो सेकंड फेज में उसमें आपके नदिया और पूर्व वर्धमान भी शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब वो जो है वो मेरे ख्याल से कोई 35 एक सीटें दे रहे होंगे, तब सेकंड फेज में 50 हो जाएगा, 55। हाँ, तो मैं तो वही बता रहा हूँ, मैंने फेज वाइज देखा, मैंने उसकी तरह नहीं देखा, क्योंकि मैं उनका डाटा अभी तक मैंने कहा ना कि 294 सीट को एनालाइज एक डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मैंने किया। मैं तो अभी हर एक विधानसभा में चला जाता हूँ, क्योंकि हम लोग तो इसी तरह कर रहे हैं कि किसी भी विधानसभा में जाके लोगों का मूड आंक रहे हैं। हो सकता है कि ये बात बिल्कुल अलग हो जब हम नॉर्थ कोलकाता में, चूंकि मालदा और मुर्शिदाबाद में जाके देखेंगे क्या चेंज है, लेकिन अभी आज की डेट में जो जनता का मालदा में जो है वो ओवरऑल जो डेमोग्राफी अगर आप देखें तो पिछली बार भी 12 सीटों में से 4 सीट बीजेपी जीती थी। वो इसलिए कि मालदा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ 90% है, और वहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी है कई जगह पे जहाँ पे कॉन्टेस्ट है, और वहाँ कांग्रेस भी कॉन्टेस्ट करती है। लोकसभा में 11 असेंबली सेगमेंट कांग्रेस ने जीते थे 2024 में, 10 और अभी भी सीटों पर वो कौन है, शायद वो 10 सीटों पर शायद आगे थी, 11। और वो मौसम नूर जो है वो वापस चली गई हैं, तो वापस चली गई।
वहाँ पे भी क्या होगा वो देखने वाली बात है। जी पिनाकी जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो देखिए आपका जो ये सीट वाइज एनालिसिस है, मैं सहमत हूँ धीरेन जी से कि इस बार रिजल्ट्स, पहले बार भी हम लोग का जो डिसअपॉइंटमेंट था ना, वो टीएमसी मानिए कि उत्तरपाड़ा का सीट वो प्रो बीजेपी था लास्ट टाइम, वेरी प्रो बीजेपी। बट उधर में जो टीएमसी से आया हुआ प्रवीण घोषाल था, तो उनको ये सीट में लगा, मतलब कैंडिडेट किया, तो उसके हिसाब से कोई भी अपना कार्यकर्ता उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इस हिसाब से हम लोगों का पूरा मनोबल टूट गया था, जो और उसका इफेक्ट भी जो वोटर्स है उनके बाद मैसेजिंग बहुत गलत है। अरे भाई, इनको ही तो हटाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, आप उनको ही लेके अपने पार्टी में खड़ा कर दिए। तो ये जो मैसेजिंग है इस बार नहीं हो रहा है। तो इस बार एक भी टीएमसी से आया हुआ बंदा जो इमीडिएटली ज्वाइन करके ही फ्लैग पकड़ के ही टिकट ले लिया, ऐसा एक भी सिचुएशन नहीं हुआ। दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इधर पे और एक चीज़ हुआ कि जो जो पार्टी फंक्शनरीज है टॉप पोस्ट में है, दे आर ऑल सपोर्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस रादर देन फाइटिंग देयर ओन सीट्स। सो उसमें ना एक और ताकत मिलता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन में कल आपकी स्टेट से राठौड़ जी जो है ऑपोजिशन लीडर थे ना आपका, राजेश राठौड़ जी, राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़, उनसे मिला मैं कल। तो हाँ मैं परसों मिला था। अच्छा, वो भवानीपुर का ही इंचार्ज है। तो उनसे ही बात हो रहा था, तो बोल रहे दादा आप मत, ये तो बिल्कुल हमारा ग्रिप में है। मैं बोला क्या सर इस बार क्या होगा? तो बोले नहीं नहीं पूरा ग्रिप में है हमारा, आप अपने सीट पे कंसंट्रेट करो। तो so like that actually. So but I'm very much with in agreement with Dhirenji on भवानीपुर सीट की। वो बहुत ही डिफिकल्ट है ममता के लिए इस बार जीतना, एंड इट वोंट बी अ सरप्राइज। ममता का नंदीग्राम में हारना सरप्राइज था शायद, बट भवानीपुर में हारना इस बार सरप्राइज नहीं होगा। तो पीपल आर रेडी फॉर इट। फिर मैं वो सपन दास गुप्ता का उधर भी गया था, तो उधर भी काफी स्ट्रॉन्ग रासबिहारी और उधर तो वो जो झंडे लगाने का बात है कि दोनों झंडा बगल बगल एक ही पोल पे एक टीएमसी और बीजेपी का झंडा। और दोनों, मैं पूछा कि अरे भाई इधर मतलब मारा मारी नहीं हो रहा है? बोलो नहीं, किसी का हिम्मत ही नहीं है इसको हाथ लगाएगा। मैंने वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं 93 से बीजेपी में हूँ, तो ये जो माहौल है मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। सो दैट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग। और आपका इस बार देखिए वोट का जो है ना, हम लोग 2-3 चीज़ है जो कि पब्लिक अभी हिंदूज बेसिकली हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि डेमोग्राफिक शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, उसको और एक बांग्लादेश नहीं बनना है। बांग्लादेश का जो ये बात एकदम जहन में सबका बैठ गया है। हम लोगों को जो चाहिए, ये जो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके बीजेपी की तरफ लाना। सो इसीलिए टीएमसी को टारगेट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मुस्लिम वोटों के पीछे जाना। मुस्लिम वोट तो वैसे भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है और जाते भी नहीं है एज अ दिस थिंग। और हमारा इधर एक डबल मैसेजिंग चल रहा है जो कि आई थिंक मे बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर पीपल। कोई कोई लीडर है जो कि टोटली ऑन हिंदुत्व लाइन, सम आर ऑन द मॉडरेट लाइन। तो शायद हम लोगों को एक सुर में हिंदुत्व लाइन में बात करना ज़रूरी होगा। ये एक बात है। और सबसे बड़ा बात है कि ममता जी का जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, उनका जो प्ले बुक है कि भाई सिंपैथी बटोरो, हाँ, पैर में बैंडेज लगाओ, सर फूट गया, हाँ, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो फाइल सीबीआई का जो ईडी का जो फाइल लेने के बाद उनके ऊपर
आम आदमी का जो ये है कि अरे भाई ये ईडी के घर से मतलब सामने से फाइल लेके आ सकता है, तो ये तो कुछ भी कर सकता है, शी इज इन सच अ डेस्परेट स्टेट। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी इज पीपल हैव फैक्टर्ड इन। हमारा जो कैंपेन है दैट विल हैव टू कंटिन्यूअसली रिमाइंड द वोटर्स दैट दिस इज द सिचुएशन, क्योंकि हमारा मेमोरी बहुत वीक है, हम लोग कल का बात भूल जाता है आज, तो इसी पे हमारा फोकस है। और एक चीज़ जो कि इनकरेजिंग है और वो डबल एज सोर्ड भी है जो हमारा संकल्प पत्र में है, वो है कि आपका यूसीसी का एक मेंशन है जी, बीजेपी आएगा तो यूसीसी करेगा। सो वो उस पर क्लैरिटी, ये जो संकल्प पत्र में जो आइटम्स है कुछ कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1,500 का 3,000 कर देंगे, दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो 7th पे कमीशन लागू होना, डीए होना, सो हमारा जो पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ब्रास है दैट इज कवर्ड, उनके लिए सफिशिएंट इंसेंटिव है बीजेपी को वोट करने के लिए। एंड व्हेन दे स्टार्ट वोटिंग उसका पूरा फैमिली वोट करेगा, और बिकॉज दे आर नॉट द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस 1,500 scheme, so they won't mind switching or taking this. Only thing कि हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस दिलाना है कि भाई जो look at other states and look at how these states are benefiting with a double engine सरकार, because बीजेपी का जो और बंगाल का जो प्रॉब्लम है लास्ट 50 years से, दैट इज हम लोगों के पास एक भी टाइम पे डबल इंजन सरकार नहीं था, और काफी दिनों 77 तक था। हाँ 77 तक था, फिर भी उस टाइम भी आप तो जानते होंगे मेरे से अच्छे। तो मैं कलकत्ता में 77 में ही आया था। अच्छा, आई ज्वाइन मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता हाँ जी, इन अक्टूबर 77। अच्छा, मतलब आप जो है जोतू वसु के साथ आए थे, लेकिन आप चले गए, उनको छोड़ के चले गए, ये कहना चाहते हैं आप? तो नाउ वी नो हम वो तो कहाँ से आया, वो कौन लेके आया ज्योति? तारातला इज इन कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो तारातला में हमारा कॉलेज है और वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, तो वो रोज सामने से प्रोसेशन निकलते थे। वो सब कारखाना अभी बंद हो गया सर, सब कारखाना बंद कर दिया। ब्रिटानिया से लेके सब कुछ। तो 6,500 6,600 कंपनीज हैव फ्लेड, वहाँ आपको तो सब पता है। सो 1,000+ लिस्टेड कंपनीज हैव फ्लेड बंगाल। अब जरा थोड़ा और स्पेसिफिक जाते हैं, और एक तो पूछते हैं कि साहब ये जो आपका ग्रेटर कोलकाता एरिया में, मेरा फोकस आज ग्रेटर कोलकाता ही है। अच्छा अच्छा। तो ये जो ग्रेटर कोलकाता एरिया में खास तौर से ये जो हाई राइज में जो बूथ बनाया गया है, धीरेन जी, ये जो हाई राइज में जो बूथ बनाया गया है उससे क्या हमारे जो हाई राइज वाले जो भाई लोग हैं उन पे कोई असर पड़ेगा? हमारे एक यहाँ से गए हैं पर्यवेक्षक, वो कह रहे हैं कि साहब बंगाल में 50 लाख राजस्थानी है और 2 लाख भी वोट नहीं डालता है। तो ये जो काम किया है इससे कोई फर्क पड़ेगा? एक। और दूसरा, क्या आप पुलिस की एटीट्यूड में कोई अंतर देखते हैं? इतने सारे लोग हटा दिए, पहले राउंड में हटाए 15-16, फिर दूसरे राउंड में हटा दिए 11-12। इससे कोई अंतर आपको दिख रहा है क्या कि उनकी एटीट्यूड में कोई आया है? क्योंकि पहली बार जो है वो ओसी लेवल तक गई ईसीआई, क्योंकि पहले लोगों ने मुझे बताया कि कोलकाता में खास तौर से और बाकी जगह भी ये आपका एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, सीपी, वीपी कोई मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है बंगाल में वो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ओसीआईसी। ओसीआईसी जी, दरअसल जी आप सवाल पूरा करेंगे? मैं जी, तो ये मेरा प्रश्न है स्पेसिफिक है कि ये जो बूथ बनाए गए हैं सोसाइटीज में और पुलिस का एटीट्यूड। देखिए, 2 चीज़ें बिल्कुल मैंने देखा। जैसे मैं कल एक हाई राइज सोसाइटी में गया था और मैं उनसे पूछ रहा था कि कहाँ बना है, तो उन्होंने एक और सोसाइटी का मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें 3,500 या 3,000 फ्लैट है, बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ी। उसी इलाके में आती है, काशीपुर बेलगछिया वाला इलाका था। मैं वहाँ घूम रहा था, तो वहाँ घूमते-घूमते फिर मैंने पूछा कि ये भी
हाँ, मैंने कहा ये भी देख लेना चाहिए कि भाई वहाँ कहाँ बनाया है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एक तो ये दिख रहा है कि अभी तक मैं देख रहा था कि जो ज़्यादातर व्यापारी कम्युनिटी है, या ख़ास तौर पे ये बात मुझे लगता है कि शायद पिनाकी जी को भी अजीब लगेगी, लेकिन एक चीज़ दिख रही थी कि एक ख़ास सेक्शन जो बंगाल का है, बंगाली जिसको भद्रलोक या जो भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के ये नाम एक ट्रेडिशन में आ गया तो इस तरह कह रहे हैं। वो ये बात फ़ील करता था कि बंगाली भाषी घुसपैठिया मुस्लिम जो है वो ज़्यादा करीब है। बमुकाबले यूपी, बिहार, राजस्थान यहाँ से आया हुआ हिंदू जो व्यापारी है या कुछ है, ये आपको, अगर मैं ये कोई जादू वाली बात नहीं कह रहा, आपने भी फील की होगी, हर आदमी जो यहाँ आता है बाहर का वो फील करता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये बैरियर टूटा, और ये खास तौर से बैरियर टूटा इसलिए है क्योंकि बंगाल से, बांग्लादेश से आने वाली जो हवा है वो इस बार ज्यादा तीखी, बहुत ज्यादा तेज थी। और जमात की जीत और वो सब चीजें आप 2021 से ज्यादा और फास्ट पेस में आए। अगर मैं कहूंगा कि राखी ज्यादा मेरी इस बात को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इस समय शायद, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन पिनाकी दादा इसलिए इसको एनालिसिस कर सकते हैं, पहली बार सोशल मीडिया में इंस्टा से लेके फेसबुक से लेके सब पर सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त तरीके से अगर कोई लिखा हुआ दिख रहा है, इससे पहले कभी इस तरह का नहीं देखा गया होगा। तो ये एक नया बदलाव है। दूसरा क्या है कि वो जो जो बाहर के लोग थे, जो डर के रहते थे, जिनको लगता था कि हम दांतों के बीच में फंसी हुई जीभ है, हमको बस राजनीति में नहीं बोलना क्योंकि वो इनका डिसीजन है, हमको बस पैसे देना, चंदा देना और नमस्ते करना, जो भी जीत के आएगा। इस बार वो ज्यादा, क्योंकि वो जो फील आ रहा है ना, हिंदू वाला जो उन्होंने वर्ड कहा, वो उनको भी इस जील दे रहा है कि उनके साथ खड़ा है। दूसरा जो सिस्टम है वो तो यहाँ इतना मैकेनाइज्ड है, आप वो इतना है, मुझे ये लग रहा था कि ममता बनर्जी जब थी तो उन्होंने ये तो एंटिसिपेट जरूर किया होगा कि जो चेंजेस है, मतलब जो आईजी होंगे, डीजीपी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, ये ट्रांसफर होंगे, ये बात तो मैं नहीं मानता कि उनको नहीं मालूम होगी। और उन्होंने सेकंड लेवल तक, सेकंड या थर्ड टायर तक उन ट्रांसफर पोस्टिंग का एक पूरा काउंटर प्लान तैयार किया होगा। लेकिन उन्होंने जो चीज संजय जी नहीं की होगी, उन्होंने वो चीज ये नहीं की होगी कि नंदीग्राम में 2021 के वक्त जो चुनाव के बाद की हिंसा हुई, उस हिंसा के ऊपर जाकर अगर कोई सीईओ वहां जाकर उनसे जब बात करते हैं और उनको पता चलता है कि वो ग्रुप बनाकर 10 लोग थे, जिसमें अब्दुल या कुछ नाम था उसका, उसके साथ 2 लोग, तो वो उन 2021 के चुनाव पर एक्शन लेंगे। ये बात आज तक नहीं हुई है। उनमें से 2 को अरेस्ट कर लिया गया साथ के साथ। साथ ही साथ ईडी सर्च कर रही है एक 2023 के मामले पर, नंदीग्राम में लैंड बैंक वाले पर। उसमें 35 लोगों को कहा कि आइए और हमको कोलकाता मुख्यालय में 17 अप्रैल को आके बताइए क्या क्या हुआ। तो ये जो मतलब जो एकदम आउट ऑफ द, देखिए ये बात तो तय है कि ममता दीदी ये तो जानती है, एक शार्प पॉलिटिशियन है, स्ट्रीट फाइटर है, और बहुत ही बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स के हर नैंसिस को समझती है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत थी, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाती है। और इस बार मुझे लगता है कि वाकई लास्ट मोमेंट तक जो पड़ी हुई कमजोर बीजेपी दिख रही थी, जिसमें संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता गायब थे, तो वो ये एक, जिस तरह कहते हैं हाइबरनेशन में गई हुई पार्टी, उनको लग रहा था कि वो पार्टी यहाँ इस बार डर के मूड में है। लेकिन जब वो आउट ऑफ द बॉक्स निकलता है, एसआईआर से शुरू करने के बाद वो पहला स्टेप होता है, वो चौंकाता है। जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आती है तब कपिल सिब्बल जैसा आदमी चौंकता, मेनका गुरस्वामी चौंकती हैं। और उसके बाद फिर अगला शुरू होता है कि हमको 2021 के उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड दीजिए जो उस वक्त ओसीआईसी थे। तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं ये कहूंगा कि सिस्टम पिछले 50 साल से यहाँ इस तरह बना है कि कोई भी नेशनल पार्टी ने यहाँ राज नहीं किया है। और नेशनल पार्टी में सीपीएम को इसलिए भी नहीं मानता, भले ही उसको कुछ समय के लिए दर्जा मिला हो, क्योंकि उन लोगों का जो थॉट था वो जानते हैं कभी भी पूरे हिंदुस्तान में एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये लेफ्ट को मालूम था, क्योंकि वो इस देश की आत्मा के साथ मिला हुआ नहीं है, उसका इस देश की आत्मा से सीधा विरोध है, वो दुराव है, वो कभी नहीं आता। उसके बाद फिर हमने देखा कि टीएमसी चूंकि उसी फोल्ड में आई है, रीजनल आउटलुक में आई थी, तो उनको मजबूरी थी कि वो उस 50 साल की एक ऐसी पॉलिटिक्स जो एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी को डेवलप कर रही है जो सेंट्रल के साथ, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में, आपको डीओपीटी आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तो बाहर हैं, आप तो उसमें रह के आए हैं। इंसुलेशन क्रिएट किया हुआ था कि जो बंगाल की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ बहुत सारे हैं जो सेक्रेटरीज भी हैं, क्योंकि दिल्ली है वो, मतलब मैं उनका नाम नहीं दूंगा, पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था उन लोगों को। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि हाँ हाँ, मतलब मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी बह गए थे मेरी तरह से।
तो मैंने इस बार जाके मिलके चाय तक नहीं पी, हालांकि बुला चुके, मैंने कहा नहीं भाई, दोस्ती में नुकसान नहीं है। तो वो जो मैं एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, जो मतलब मैं देख रहा था कि वो इंसुलेट करती थी कि कोई भी सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी वो लोग डेपुटेशन पे ना जाए। यानी मैं आपको बिल्कुल हॉर्सेज माउथ बता रहा हूँ सर, नाम नहीं लेता, लेकिन ये कि मीटिंग में नहीं जाने दे रही थी सेंट्रल की, जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं। तो एक चूंकि एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि ये एक अलग दुनिया है, एक अलग लोग हैं, तो वो असर हमेशा आईसीओसी पर जाता है। अब उसको उनको ये सपने में नहीं आ सकता ना कि एक इतनी ताकतवर मुख्यमंत्री है जो पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को दे रही है, प्रधानमंत्री को गालियां दे रही है, सबको दे रही है, वो प्रेसिडेंट के उसमें नहीं जा रही है। 2021 के बाद भी उस राज्य सरकार की, केंद्र की, फेडरल स्ट्रक्चर की ये औकात नहीं है कि वो जबकि वो पूरा मशीनरी, वो स्पेशली इंटेंशनली किया गया काम था जिस पर 355 हर हालत में इम्पोज कर सकते, लेकिन वो तब नहीं करते, तो उनके अंदर हौसले बढ़ गए थे। इस बार उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ जिसको मैंने अभी तक भी, मतलब आज ही मैं अलग अलग जगह से मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में काम करने का फायदा ये तो रहा कि आपके पास इंटेलिजेंस की हर एक विधा के लोगों से आपकी दोस्ती रहती है। उन्होंने कहा कि इस बार रिवर्स डर खौफ शुरू हो रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा ये क्या हो सकता है, कहने लगा कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये डर अगर क्रिएट हो सकता है कि हिंसा तो होगी, जीत जाएगी बीजेपी तो भी होगी, और वो जवाब होगा। तो ये जवाब को क्योंकि इंसुलेशन मतलब करने का जीत जो, जाएगी बीजेपी की तो उस समय कौन करेगा हिंसा? यो जो इतने दिन से हिसाब लिए बैठे, कल एक ने मुझे रोक के, पता है, मुझे माइक से हट गया, मतलब मैं हम्म, उसकी बता रहा हूँ, बेहला वेस्ट की, मैं इसलिए हम्म, नाम दे रहा हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम अपने आप से बता के हैं। मैंने उसको माइक लगाया, तो मतलब उसका बहुत बड़ा दुकान, बहुत बड़ा शोरूम था, तो उसने एकदम मना कर दिया ऐसे करने के बाद। और जब मैं चलने लगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं चलने लगा उसने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ा, क्योंकि कैमरा जा चुका है, तो वो कह रहा कि अब इसको बंद करके अंदर आओ, मैं चाय पिलाऊंगा। तो मैंने कहा, तो उसने कहा, फिर उसने मंदिर पे दिखाया मुझे, मंदिर पे जाके उसने ऐसे हाथ रखा, मैं आपको बता दूं उसका फील कर रहा था मैं गुस्सा। उसने मंदिर के सामने हाथ रख के कहा कि मैं माँ के सामने कसम खा रहा हूँ जी। मैंने जब नाम बता दिया था, कहने लगा कि मैं 4 तारीख को इनको बताऊंगा जिन्होंने मेरे इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की है। और मैं कई सारे, बल्कि पिनाकी जी बता देंगे, पिनाकी जी शायद पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हों, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि आपको, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बहुत इंटरव्यू किया है, वो ये कह रहे हैं कि हिंसा तो होगी, बहुत दिन का बदला लिए बैठे हैं और वो होगी। तो ये जो रिएक्शन है, जो आपको डर है, रिएक्शन का डर है, ये भी फील हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस बार क्लब की तरफ से, अभी अभी मेरे विचार से पिनाकी बताएंगे कि एक तो बैरकपुर में हुआ है ना, एक और जगह कहीं हुआ है, और वरना तो ज्यादातर पलट के वापस भगा दे। ऐसा भी आया इंसिडेंट, कभी नहीं ऐसा हुआ। तो इसीलिए चेंजेस का वो जो एक समय है, वो चक्र है, वो आपको दिखेगा। और ये बात आईसी और ओसी महसूस नहीं कर रहे होंगे, ये तो मैं मानता नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि वो ताकत की, वो भाप लेती है कि ताकत की खुशबू की दर से आ रही है। और बिल्कुल अचानक अभी बिल्कुल आप बिल्कुल। देखेंगे, कल कल परसों मैंने देखा कि, कल ही और देखा, थोड़ा सा भी डाउट एक होता जगह है तो पर, ब्यूरोक्रेसी, थोड़ा सा भी डाउट होता है अगर, तो ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल हो जाती हम्म, चाबी लेके है भाग जी। जाते हैं वो, मंत्री की गाड़ी की तो चाबी लेके भाग जाता है ड्राइवर, वो फोन नहीं उठाता। लखनऊ में बहुत हुआ करता था। पिनाकी जी। हाँ सर, मैं एक आध पॉइंट जस्ट बोलना चाहता हूँ कि 23 तारीख के बाद आप लोग बोल रहे थे ना कुछ बड़ा, तो वो कुछ बड़ा अनप्रेडिक्टेबल ममता जी शायद करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज उसको पता है कि दैट्स समथिंग, वो तो फोरगोन कंक्लूजन है, उसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। बट नेक्स्ट फेज में वो 23 तारीख के बाद कुछ एक करेंगी जो लास्ट अटेम्प्ट होगा, बिकॉज ये शी नोज इट्स गोइंग अवे फ्रॉम हर हैंड एंड इट इज गोइंग अवे फॉर गुड, बिकॉज टीएमसी का तो कोई आइडियोलॉजी बेस नहीं है। जिस दिन पार्टी चला गया उस दिन 100% कन्वर्शन हो जाएगा बीजेपी में, तो वो हो जाएगा। तो they, she will try to do something and we must prepare in order for some of to counter that, ठीक है। और इस बार जो और एक बात हम लोगों, इतना पुलिस, इतना पैरामिलिट्री फोर्स का डेपुटेशन भी पहले कभी नहीं हुआ था। सो वो भी एक फियर रिमूवर, जैसे कि मेरे बगल में एक स्कूल है उधर, 3 दिन पहले से
हमारा इधर तो 29 तारीख को है, तो 10 तारीख की ये लोग सब आके कैंप करके बैठ गए। सो इधर में लोगों का कुछ अच्छा 10 तारीख को, मतलब ये तो आपका तो सेकंड फेज में है, हमारा सेकंड अभी फेज में है। फिर भी आके बैठ गए अभी से। हाँ, मैं अगर अच्छा, ये आपको तो दिखा पहले नहीं पाता होता तो था, क्योंकि मैं पहले फर्स्ट फेज से फिर मूव करते थे सेकंड फेज में। हाँ नहीं ओके। इधर आके पूरा बैठ गया स्कूल में। अभी है ये लोग, मैं आपको दिखा सकता था। तो दूसरा और एक चीज़ है कि हम लोगों का हाई राइज बिल्डिंग का आप जो बोल रहे थे, इधर का हाई राइज बिल्डिंग से भी बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग छुट्टी का दिन समझ लेते हैं ना, ये वोट का दिन, और सब लोग दीघा पूरी इधर उधर घूमने चला जाता है। तो वो हम लोगों को प्रचार के ड्यूरिंग भी ये बता, वी आर टॉकिंग टू पीपल कि भाई इस बार जो भी करना है वोट दे के जाओ। और तीसरा जो पॉइंट है इधर पे हम लोगों का टू एंड आई वुड से विल बी हैविंग अ कंफर्टेबल विन। माने बहुत मार्जिन ज़्यादा नहीं होने से भी 150 तो आएगा ही। इसमें दैट्स नॉट अ एम्प्टी थिंग, बट वो तो इतना तो आएगा ही। और मेरे साथ जैसे क्लब्स एंड वो हमारे लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। पुलिस का तो एक बात है, क्लब्स, लोकल क्लब्स, ये वो जो टीएमसी का दुर्गा पूजा से पैसा लेता है एंड ऑल दोज पीपल, दे आर इन कांटेक्ट कि भाई कुछ इधर उधर होगा तो हम लोगों को टिकट भेज देना, कहीं घूमने चले जाएंगे वोट के टाइम पे। अच्छा। तो हाँ, मुझे बोला कि भाई तुम एक काम करो ना, क्योंकि उस टाइम वैसा था कि तो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मी। तो बोला कि मुझे हम लोगों को कुछ टिकट दे दो, हम लोग छुट्टी मना के आते हैं, तुम्हारे साथ तो नहीं खड़ा होंगे बट छुट्टी मना के आते हैं। तो अच्छा, तो ये तो और क्योंकि ये हर जगह का डायनामिक्स है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि कहाँ जाए, बिकॉज लोकल कैंडिडेट टीएमसी का उसको पसंद नहीं, मुस्लिम को वो वोट देगा नहीं, हाँ वो क्या करेगा। तो बीजेपी को देने में उसको ये रहेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ एब्सेंटीज आल्सो इन दैट। नोटा का परसेंटेज शायद बढ़ सकता है। अच्छा, वो छापा भी नहीं हो पाएगा इस बार ना? इस बार छापा नहीं हो पाएगा। तो मैं तो बीच में सुन रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन बीच अंदर पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने देगा, वो शायद पता नहीं वो डिट्रैक्ट किया होगा अंदर में पोलिंग स्टेशन नहीं, के वो अंदर क्लैरिफाई कर दिया था, बैठेंगे वो बैठेंगे। हाँ वो बैठेंगे। अच्छा वो बैठेंगे ना। हाँ हाँ, लेकिन क्लब वाली बात बिल्कुल सही है, मैं भी यही कह रहा था, मैंने इशारों में यही कहा था कि क्लब में घुसपैठ हो चुकी है। वो मैं 2-4 सबसे पहला इंडिकेशन क्लब से ही आता है। अगर क्लब ढुलमुल हो जाए तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। वो ढुलमुल हो रहा है। ढुलमुल हुआ। मैं क्या किया, उन लोगों से जाके बोला कि भाई तुम इधर एक भारत माँ का फोटो फ्रेम बना के देता हूँ, तुमको रखने में दिक्कत है? तो वो अभी सोच में पड़ गया, बोले तुम लेके आओगे फोटो फ्रेम भारत माँ का। अब वो ना भी नहीं बोल पा रहा है, हाँ भी नहीं बोल पा रहा है। बोले इससे मसला क्या है? उससे अच्छा तो तुम हमको टिकट दे दो, हम घूम के आते कहीं से। तो इस बार बहुत ही क्लोज एंड बट डिसाइसिव फॉर द फ्यूचर। क्लोज एंड डिसाइसिव फॉर द फ्यूचर। तो आइए, बड़ी अच्छी चर्चा हो गई, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी को और पिनाकी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत।